गुड मॉर्निंग टू ऑल माई मेडिकल एस्पिरेंट्स। कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसे हो आप लोग? हाउ इज़ यू? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। अब रेप्लिकेशन के बाद से करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने डीएनए देख लिया था, डीएनए कैसे हमारा एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसको कैसे प्रूव किया गया हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर हमारा आरएनए वर्ल्ड क्या होता है एंड रेप्लिकेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या है, तो जैसा कि बताया गया है, प्रूव किया गया है, जो डीएनए होता है वो क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करती है सेमी कंजर्वेटिव। मतलब कि एक चेन जो होता है कैसा होता है, पेरेंटल चेन होता है, और एक हमारे ऑफस्प्रिंग में बनता है। तो इसको हमारे फर्स्ट कब देखने को, किस में देखने को मिला है, तो ई कोलाई, इशरिशिया कोलाई, और देन चल करके हमें आगे हायर ऑर्गेनिज्म में फिर देखने को मिला। तो जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल में, तो इसी को एक्सपेरिमेंट करते हुए, मतलब इसी को प्रूव करते हुए हमारे मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने बताया, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 1958 में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ई कोलाई को एक मीडियम कंटेनिंग जो कि NH4 जो कि 15, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो नाइट्रोजन का उसने 15 क्लोरीन के साथ उसे क्या किया, ग्रो किया। जो N15 होता है, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास 15 वाली जो नाइट्रोजन होती है, वो एक हेवी आइसोटोप होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन का सोर्स होता है मेनी जनरेशन्स के लिए इसमें। तो इसका रिजल्ट हमें देखने को ये मिला कि जो N15 जो था वो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में भी है, मतलब जैसे जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें। और ये हेवी डीएनए मॉलिक्यूल हमारे क्या होता है, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम नॉर्मल वाले से कि कौन सा नया बना हुआ है और कौन सा पुराना। मतलब जो नॉर्मल डीएनए में था वो N14 थी, और जो हमने जो हेवी डीएनए डाला उसमें क्या था, N15। तो यहाँ से हमें क्या कहते हैं, जो हेवी डीएनए मॉलिक्यूल है वो हमारा इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं नॉर्मल डीएनए से एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से वो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अपने डेंसिटी से उस तरीके से अलाइनमेंट हो जाती है उसकी। तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, जो N15 होता है वो कोई एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होती है। ये हमारा इजीली सेपरेट कर देता है हमारे N14 से, सिर्फ डेंसिटी के बेस पे। मतलब इसमें कोई रेडियो आइसोटोप वाली कोई एक्टिविटी ये शो नहीं करती, सिर्फ ये एक आइसोटोप होती है, मतलब रिएक्टिव नहीं होती है। उसके बाद तब इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया जो भी सेल्स थे मीडियम में, और एक नॉर्मल NH4 14 मॉलिक्यूलर मास वाले सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। और फिर उन्होंने एक सैंपल लिया, टाइम इंटरवल्स जैसे उसमें दिया कि सेल्स उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर पाए, और डीएनए को फिर एक्सट्रैक्ट किया। तो जो देखा कि जो डीएनए है वो रिमेन है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, और वेरियस सैंपल्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली हमारे सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट पे। और तब इन्होंने इस यहाँ से क्या किया, डेंसिटीज ऑफ डीएनए के बेसिस पे वो मेजर, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है मिसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट का। तो इन्होंने क्या किया, एक हेवी वाला डीएनए, हेवी वाला नाइट्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाँ, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड ले लिया, और एक नॉर्मल डीएनए ले लिया। 20 मिनट तक के लिए उसको मल्टीप्लाई करने आया, तो उसमें N14 और N15 वाले दोनों डीएनए देखने को मिला। फिर 40 मिनट तक भी मल्टीप्लाई हुआ, तो N15 वाले आपको सेकेंड जनरेशन में N15 भी आपको एक जगह देखने वाला, बाद बाकी N14 डीएनए, मतलब कि हैवी था, फिर हाइब्रिड बना, हाइब्रिड से फिर लाइट एक बना, और एक हाइब्रिड बना। हाइब्रिड में हमारा N14 और N15 देखने को मिला, और लाइट वाले में N14 ही देखने को मिले। मतलब कि ये क्या करते हैं, इजीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो डीएनए जो होता है वो हमारे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल हमारे कल्चर से, एक जनरेशन से दूसरे, जब भी हम ट्रांसफर करते हैं N15 टू N14 में, जो कि आफ्टर 20 मिनट्स मतलब फर्स्ट जनरेशन में। और ई कोलाई क्या करता है, 20 मिनट्स में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें हाइब्रिड हमें इमीडिएटली देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी में। फिर जो डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कल्चर से, और फिर आफ्टर जनरेशन, तो फिर वो 40 मिनट्स जो कि सेकेंड जनरेशन था उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि इक्वल अमाउंट्स ही हाइब्रिड डीएनए प्रोड्यूस हो रहे थे, और लाइट डीएनए भी। तो क्या अगर ई कोलाई को अलाउ कर दिया जाए ग्रो करने के लिए 80 मिनट्स के लिए, तो क्या इसकी जो प्रोपोर्शन है लाइट और हाई डेंसिटी वो कैसा हो जाएगा, तो 93:75:6:25 हो जाएगा। एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि ये कैसे बनता है। मतलब पहले 1 से 2 बना, 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से क्या बनेगा, 8 बनेगा, फिर 8 से कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और तब इसी पे आप कैलकुलेट करोगे कितने उसके प्रोपोर्शंस में थे।
उसके बाद इसी की तरह और भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें आपके रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया गया ताकि हम मतलब देख पाए, डिस्ट्रीब्यूशन देख पाए कि कोई भी न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए होती है उसमें क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं, जो कि हमारे विशिया फेबिया मतलब फाबा बीन्स में किया गया, जो कि टेलर ने किया था और उनके कलीग्स ने मिलकर के 1958 में की थी। और ये एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं, तो हमारे प्रूफ करते हैं कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। मतलब वो इसका क्या है, ये प्रूफ है कि हाँ इस तरीके से डीएनए खुद को क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। मतलब एक हमने लाइट चेन वाले लिया, एक हैवी ले लिया, N15 वाले, दोनों को जब मिक्सिंग कराई तो फिर आपका जो प्रोडक्ट निकलता है आपके सेकेंड जनरेशन में वो क्लियरली विजिबल है, और आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, तो सिर्फ हैवी चेन दिखती है। अब आते हैं मशीनरी और उसके एंजाइम्स, मतलब जो एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, कीप योर एनसीईआरटी विथ योरसेल्फ एंड या अपने काइनेस्थेटिक प्रोसेसेस को थोड़ा सा इन्हांस कीजिए, इट विल बी गुड फॉर योर सिलेक्शन टू। एक्चुअली पता है आपको बेटा, काइनेस्थेटिक लर्निंग के बारे में ना 11th-12th के बच्चों को नहीं पता होता है कि काइनेस्थेटिक जैसी भी कोई चीज़ होती है, बस हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। काइनेस्थेटिक बेसिकली आप जब ना एमबीबीएस में एंटर करोगे या फिर आप अगर किसी मेडिकल फील्ड से रहते हो तो वहाँ पे आपको इसका सिग्निफिकेंस बताया जाता है कि काइनेस्थेटिक लर्निंग बेसिकली होती क्या है। मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो आप अगर आपको सर्जिकल वार्ड में आपकी पोस्टिंग लगाई गई हुई है, आप वहाँ गए आपको सीनियर्स ने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा आपको देखना है, ये चीज़ आपको बता दिया जाएगा, तो आप क्या करते हो, जो चीज़ उन्होंने बताया, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कहीं आपको लिख के दे दिया कि नहीं बेटा तुम इसको याद कर लो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे आधे घंटे बाद, नहीं। वो जो चीज़ को बताते हैं उसको इंस्टेंट मेमोराइज कर लेना, मतलब इंस्टेंट वो आपके शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, तो दैट इज़ अ काइनेस्थेटिक लर्निंग। और वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, इवन अगर आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे ग्रो करोगे, काइनेस्थेटिक लर्निंग का आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंस प्ले करती है, जितनी मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। हाँ, लेकिन जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भूलते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक चीज़ें ही याद रहती है, मतलब उनकी मेमोरी जो होती है स्पेसिफिक हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं। फिलहाल आप अपनी मेमोरी को जितना अच्छा कर सकते हैं दैट विल बी गुड फॉर योर सिलेक्शन। आप जितनी चीज़ों को कम भूलेंगे आपके लिए उतना, और जिस टाइम पे आप क्वेश्चंस लगा रहे तो आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होना चाहिए, तभी आप उसको बना सकते हो। तो मशीनरी और जो आपके एंजाइम्स होते हैं, तो जो लिविंग सेल्स जैसे कि हमारे ई कोलाई में, तो जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होती है ये हमारे सेट ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। तो जो मेन एंजाइम होता है उसको हम लोग रेफर करते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट होता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज, मतलब जो ज़्यादातर जो एंजाइम्स हो रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, डीएनए के थ्रू। तो इसका मतलब कि क्या होगा, ये डीएनए का टेम्पलेट को यूज़ करेगा ताकि अपने आप को कैटेगराइज कर पाए, मतलब पॉलीमराइजेशन हो पाए उसके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, कैटेलाइज करने की एक्टिविटी होती है कि मतलब पोलराइज कर पाते हैं लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में। जैसे कि ई कोलाई की बात करें तो 20 मिनट्स उसे लग रहे थे, तो जो कि हमारा टोटल कितना बेस पेयर्स होता है ई कोलाई में, आपकी श्रेष्ठा कोलाई में, तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन के जिनके डिप्लॉयड कंटेंट होता है जैसे कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो इसको कंप्लीट करने में पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस कितना लगेगा, विद इन 18 मिनट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। डैट मीन्स कि एवरेज रेट बात करें पॉलीमराइजेशन की तो वो आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, तो पर सेकेंड में आपका 2000 बेस पेयर्स बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलीमराइजेस फास्ट होंगे, बट ये जो आपके इसके जो कैटेलाइज जो रिएक्शन होने चाहिए वो भी हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ होते हैं, और होने भी चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर म्यूटेशन भी तो हो सकती है ना, देयर में भी चांसेस। उसके बाद इसमें कोई भी अगर मिस्टेक होगी आपके रेप्लिकेशन के दौरान तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। आगे और देखते हैं तो इनर्जेटिकली जो हमारा रेप्लिकेशन होता है ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। अगर जैसे इसको आर्टिफिशियल वे में लेके जाए तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये आपकी बॉडी जब आपके लिए खुद कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर यू, आपको लगता है सब तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियली अगर जब इसको लैब में किया जाता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट्स नॉट ईजी टू अफोर्ड एवरीवन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स क्या होते हैं, तो ये भी आपके ड्यूअल पर्पसेस शो करते हैं, जैसे कि आपके ये एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट्स की तरह भी, और ये आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है, पोलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। और इनके पास क्या होते हैं, 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं आपके डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स में। और इसके पास क्या होती है, काफ़ी हाई एनर्जी फॉस्फेट्स का जनरेशन होता है, जैसे कि हमारे एटीपी के केस में।
अगर हम बात करें उसी के साथ एडिशन में डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, इसके बहुत ही एडिशनल इसमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो कंप्लीट कर पाए रेप्लिकेशन प्रोसेस को एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि एक लंबा जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स होगा, तो मान लो उसमें क्या है, 2 स्ट्रैंड्स है। जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, पूरा इंटायर लेंथ तक वो सेपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होने की वजह से। तो रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होगा, आपके 5'3" से, और वहाँ से क्या होता है, एक छोटे से टेम्पलेट से पहले वो रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो रेप्लिकेशन जो होता है आपके स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए से, वहाँ से डीएनए हेलिक्स से शुरू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब जिस साइड से रेप्लिकेशन होनी शुरू होती है उस साइड का नाम दिया गया हुआ है रेप्लिकेशन फॉर्क। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज, ये जो पॉलीमराइजेशन होते हैं ये एक डायरेक्शन में ही होते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है 5 × 3 एंड। और ये क्या करते हैं, कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे रेप्लिकेटिंग फॉर्म के टाइम पे आता है। जैसे कि आपके एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट का जो पोलरिटी होना चाहिए कि 3 × 5 एंड होना चाहिए, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और जो दूसरा होता है टेम्पलेट, आपकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, 5 × 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। और जो भी डिसकंटिन्यूअसली जो सिंथेसाइज हो रहे हैं फ्रेगमेंट्स, वो बाद में चल करके ज्वाइन कर जाते हैं किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। मतलब सबसे पहले क्या होगा, पूरा डीएनए ही आपका मतलब कॉपी बनाना शुरू नहीं करेगा, रेप्लिकेशन करना है। डीएनए का एक एंड होगा जहाँ से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब जहाँ पे रेप्लिकेशन होगी। जो आपका कंटिन्यूअस वाला होता है वो आपका कहाँ से होता है, तो 3 से 5 तक जो आपकी पोलरिटी होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और 5 to 3 आपकी क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस। और जब ये सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इसको जोड़ने का जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइगेज, मतलब डीएनए लाइगेज जो होती है। उसके अलावा जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये खुद से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को। इनको जो रेप्लिकेशन जो होते हैं इनकी रैंडमली कहीं से भी एनी प्लेस ऑफ डीएनए से इनिशिएट नहीं हो सकती है। तो मतलब एक डिफिनेट रीजन होगा जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो उस रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, इसमें ये होता है कि जो पीस ऑफ डीएनए है वो कैसा होना चाहिए, प्रोपगेटेड होना चाहिए जब भी कोई न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के लिए। और इसमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि वेक्टर क्या करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देते हैं। फर्दर ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है रेप्लिकेशन, बस इतना ही मतलब इन यूकैरियोट्स में अगर देखें तो रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है वो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में देखने को मिलता है, मतलब सिंथेसिस फेज जो होती है। और रेप्लिकेशन ऑफ जो डीएनए होता है और सेल डिवीजन जो साइकिल होता है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। और एक फेलियर अगर हो जा रहा है सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका रिजल्ट होता है पॉलीप्लॉइडी, मतलब कि क्रोमोसोमल एनोमली हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाते हैं, जो कि अब बाद में हायर क्लासेस में आप आगे चल करके इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो रेप्लिकेटेड फॉर्म के बारे में एक आपका यहाँ पे डायग्राम दिया, सॉरी, हाँ। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, और टेम्पलेट आपके डीएनए दिए हुए हैं पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं, और न्यूली जो भी सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं। तो जो फॉर्मेशन होता है वो किस डायरेक्शन होता है, 5 × 3। अब आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रोसेस होती है डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करना, कॉपी करने का, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो उसे क्या बताता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ये भी क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री को ही मतलब प्रोसेस करता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में भी यही गवर्न होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रिटी इससे होती है। एक्सेप्ट जो हमारा एडिनोसाइन जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, बेस पेयर बनाते हैं यूरासिल को, इंस्टेड हमारे थाइमीन। तो देखेंगे कि इस प्रोसेस ऑफ मतलब अनलाइक मतलब जो हमारे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, जो कि हमारे वन सेट था, जो टोटल ऑफ डीएनए क्या ऑर्गेनिज्म का डिप्लीकेट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, तो एक ही सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि क्या करता है, एक स्ट्रैंड कॉपी बनाता है आरएनए की। ठीक है, और इसको आपका असर्शन एंड रीजन में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। और जो नेसेसिटीज़ होती है कि हमें जो बाउंड्रीज होती है वो कैसा होता है, एक रीजन में ही डिमार्केटेड होता है, और स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो खुद को ट्रांसक्राइब करती है किसमें, आरएनए में। और एक बात बताओ आप कि जो दोनों हमारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्यों नहीं कॉपी कर पाते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सबसे पहले क्या होता है, अगर दोनों स्ट्रैंड क्या कर किसके तरह काम करेंगे, अगर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्रिटी है उसका कोई
मतलब ही नहीं है, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा। तो इसके बदले में हमें क्या देखने को मिला, तो ये कोड फॉर जो भी प्रोटीन्स करते हैं और जो हमारा सीक्वेंस बनाते हैं अमीनो एसिड्स की प्रोटीन्स में, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए एक ही सेगमेंट जो होता है डीएनए का, वो क्या करता है, कोड करता है हमारे दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए। और इससे हमारी जो होती है कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांसफर मशीनरी है, वो सही तरीके से काम कर पाती है। सेकेंड, दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा दो आरएनए मॉलिक्यूल्स अगर प्रोड्यूस हो जाएगा साइमल्टेनियसली, तो वो मान लो कि वो एक दूसरे से ही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो वो या तो वो फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो आरएनए होती है वो हमारे क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसलेट कर जाता है प्रोटीन में, और ये एक्सरसाइज जो होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ये हमारी एसेंशियल होती है। तो इसलिए हमारा एक ही डीएनए टेम्पलेट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन में जाता है और वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं डीएनए के, ये काफ़ी डिफाइंड होते हैं 3 रीजन्स में। सबसे पहला एक प्रोमोटर। अच्छा हाँ, आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, तो ये क्या करती है, ओपन करती है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि पॉलीमर को ओपन करना, मतलब उसको कटिंग करना। ठीक है, और वहां से एक स्ट्रैंड को सिंगल ले लेना और वहां से आपने क्या करना, रेप्लिकेशन करना, और या फिर वहां से ट्रांसक्रिप्शन करना। तो ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं अपने डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और जो आरएनए होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, आपके 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला एक प्रोमोटर होता है, सेकंड आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर। जो प्रोमोटर होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं से काम करना शुरू करता है। और जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, जो सिस्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, एक जीन जो होता है उसके पास एक क्या होता है, सिस्ट्रॉन होता है, मतलब दोनों एक साथ सिनोमसली वर्क करती है। फिर टर्मिनेटर के बारे में देखते हैं। हाँ, तो समहाउ जो हमारा जो क्या है, तो ये ओपनिंग हेलिक्स की हो जाती है और इलोंगेशन शुरू हो जाती है। तो एक शॉर्ट स्ट्रेच जो हमारा था आरएनए होता है, वो बाइंड होता है अभी भी एंजाइम से, और पॉलीमरेज जैसे ही पहुंचती है किसके पास, टर्मिनेटर रीजन के पास, तो हमारे जो नेसेंट आरएनए है, नेसेंट मतलब जो सिंथेसाइज्ड आरएनए है, वो क्या कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, और इससे हमारा जो ऑल्सो आरएनए पॉलीमरेज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो ये जो हमारे कन्वेंशन होता है किसी भी एक 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को डिफाइन करने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं विद द पोलैरिटी। हाँ, और इसमें हमारा जो इन पॉलीमरेज काम कर रहा था, वो क्या काम कर रहा होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज कर देता है एक डायरेक्शन में, जो कि होता है 5 to 3 स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड होती है, और हाँ, और जिसका पोलैरिटी इसका जो ऑपोजिट वाला जो क्या होता है 3 to 5 इंच, मतलब 3 into 5 इंच, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। और इसको हम लोग, और इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 3 into 5 इंच, और जो सिंथेसिस वाले करने वाला होंगे उसका 5 into 3 इंच। फिर अगर हम दूसरा स्ट्रैंड देखेंगे, जो कि इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 into 3 इंच, और जो इसमें सीक्वेंस देखने को मिलता है सेम आरएनए की ही तरह होता है, जो होता है मतलब डीएनए की तरह होता है, एक्सेप्ट हमारा क्या कहते हैं, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाते हैं, जो कि डिस्प्लेस हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अगर इसमें देखें, तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं ना हमारे, ये कोड नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भी स्ट्रैंड में तो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो भी रेफरेंस पॉइंट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं यूनिट हमारे बनते हैं, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हाइपोथेटिकल एक यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है, पेज नंबर 108 में जब आप आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 into 5 इंच एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है, और उसी का क्या दिया हुआ है, एक कोडिंग स्ट्रैंड भी दी हुई है। तो क्या इसी को आप आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में इसको लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। जो आपके कौन से टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसी का आप क्या बना दो, कोड बना दो। कोडिंग स्ट्रैंड का नहीं बनाना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का बनाना है, मतलब जो 3 एंड से 5 पोलैरिटी वाला है उसका बनाना है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज के लिए कोड नहीं करती है आरएनए में, सो रिमेंबर दैट। तो जैसे कि सिमेटिक एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सबसे पहले आएगा क्या, प्रोमोटर, जो उसको ट्रांसक्रिप्शन साइट, स्टार्टिंग साइट जहाँ से होगी, मतलब आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगी।
फिर वहाँ से स्ट्रक्चरल जीन हमारी शुरू होगी, देन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा, और वहाँ पे वो टेम्पलेट अपना सिंथेसाइज करेगा एंड लास्टली टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब जहाँ पे एंडिंग हो जाएगी डैट विल बी द टर्मिनेटर। तो जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैंक होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन में, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। जो प्रोमोटर होता है वो वहाँ पे लोकेटेड होता है जो कि हमारे टुवर्ड्स 5 इन मतलब अप स्ट्रीम जो भी स्ट्रक्चरल जीन होता है वहाँ पे, और ये जो डिफरेंस होता है वो इसके रिस्पेक्ट में बनाता है पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है ये क्या करता है, बाइंडिंग साइट देती है हमारे आरएनए पॉलीमरेज को, और इसका जो प्रेजेंस होता है हमारे प्रोमेटर को, तो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड्स बता पाता है। तो यहाँ से हमारे स्विच करते हैं अपने पोजीशन को विद टर्मिनेटर के साथ। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, जो डेफिनेशन होती है कोडिंग और टेम्पलेट की वो भी रिवर्स कर जाती है। तो टर्मिनेटेड कहाँ लोकेटेड होता है आपका, टुवर्ड्स 3 एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे से बात करें लोकेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और ये हमारे यूजुअली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जो भी एंड ऑफ द प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो ये हमारे एडिशनली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमारे प्रोमोटर के साथ। और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है इस सीक्वेंसेस के भी हमारे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और डील करते हैं हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जो जीन है वो कैसे, तो एक जीन जो होता है ये एक डिफाइंड हमारे एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पे क्या होता है, एम्बिग्यूटी नहीं होती है। मतलब जो कि जीन्स होते हैं वो हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए पे। मतलब ये क्या कहते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट है कि हम डिफाइन कर पाए जीन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो क्या करती है, कोड करती है हमारे किसके लिए, ट्रांसफर आरएनए या फिर राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल के, जो के लिए हमारे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जीन को भी। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो जैसे सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है डीएनए का ही जहाँ कोडिंग हमारा जो कोड करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। और ये स्ट्रक्चरल जीन ही क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक, जिसको हमारा मोस्टली यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कि हमारा बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, जो हमारे मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो जीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस, जो कि जो हमारे जीन्स हो गए यूकेरियोट्स में, वो क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, और कोडिंग सीक्वेंसेस या फिर जो आपके एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स जो होता है हमारा एक सीक्वेंस होता है जो कि अपीयर होता है किसमें, एक मैच्योर्ड या फिर प्रोसेस्ड आरएनए। और जो एक्सॉन्स होता है वो किसके थ्रू इंटरप्टेड होता है, इंट्रॉन्स के थ्रू। इंट्रॉन्स जो होते हैं ये इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अपीयर नहीं होते हैं मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए में। और जो स्प्लिट जीन होती है वो अरेंजमेंट करती है फर्दर कि वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, और डेफिनेशन अपने पूरे जीन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट देने में हेल्प करती है। और जो भी जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि टर्निंग ऑन और ऑफ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेट को, उस स्ट्रक्चरल जीन को बोला जाता है ऑपरेटर जीन। ठीक है। और उसके साथ आपके जो इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर के होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं किसके थ्रू, प्रोमोटर के थ्रू और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के थ्रू हमारे स्ट्रक्चरल जीन के। तो कभी कभी ये होता है कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं वो काफ़ी लूजली डिफाइंड होते हैं, क्योंकि वो क्या रेगुलेटरी जो जीन्स होते हैं वो सीक्वेंसेस किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं, ना तो किसी आरएनए के लिए और ना ही प्रोटीन के लिए। और सिस्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, हाउस कीपिंग जोन भी बोला जाता है। मतलब जो स्प्लिट जीन्स होता है ना उसमें जो कोडिंग सीक्वेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स, और हमारे ये मैच्योर में देखने को मिलते हैं। और जो इंट्रॉन्स होता है वो मैच्योर सिंथेसाइज्ड आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में जो होती है 3 मेजर टाइप के आरएनए का बनना। तो सबसे पहला एक मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, जो स्मॉल टी और आरएनए से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और स्मॉल आर और फिर आरएनए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ये जो तीनों आरएनएज होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सिंथेसाइज होती हैं किसके अंदर, एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को एक हमारे सेल के अंदर। एमआरएनए जो होती है वो प्रोवाइड करती है हमारे टेम्पलेट को, जो कि टीआरएनए क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं, अमीनो एसिड्स को लाते हैं और जेनेटिक कोड तक रीड करते हैं उसको। और आरएनए क्या करती है, तो ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक एक्टिविटी ट्रांसलेशन के दौरान शो करती है। तो ये सारे ही आपके क्या होता है, ये वहाँ पे एक सिंगल मतलब जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थे वो क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन हमारे पूरे टाइप्स ऑफ आरएनए को बैक्टीरिया में। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, तो ये बाइंड कराती है प्रोमोटर और इनिशिएट करती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं। यस तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया दिखाया गया हुआ है।
तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ इनिशिएशन के लिए तो एक प्रोमोटर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आती है जो कि उसके साथ एक सिग्मा फैक्टर होती है, वो क्या करती है वहाँ पे ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद इलोंगेट करती है, मतलब उसको बड़ा बनाती है चेन को, एंड देन टर्मिनेशन, और वो जो बड़ा पार्ट होता है वो आपका आरएनए का निकल आता है। सिग्मा फैक्टर जो होती है वो इनिशिएशन का काम करती है, कैपिंग जो होती है हमारे 5 एंड पे होती है, और टेलिंग जो होती है हमारी 3 एंड को बताता है, और कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है इसमें 5 इंटू 3 एंड। उसके अलावा इसमें हमारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सेपरेट की तरह यूज़ होते हैं, और जो पॉलीमरेज जो होते हैं हमारे टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में वो क्या करते हैं, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी को शो करते हैं। समहाउ ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि हमारा ओपनिंग हो जाए हेलिक्स का और वो इलोंगेट होना शुरू हो जाए। कुछ हमारे शॉर्ट स्ट्रेच आते हैं आरएनए में जो कि बाउंड रहते हैं हमारे एंजाइम से, और जैसे ही पॉलीमरेज जो होता है वो टर्मिनेशन पे पहुंच जाता है रीजन में, तो वहाँ से हमारे आरएनए फॉल ऑफ हो जाते हैं, और इस सो हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी, और इस रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन हमारा हो गया है ट्रांसक्रिप्शन की। फिर हमारे एक इससे क्वेश्चन भी आता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसे एबल है कि वो 3 स्टेप्स को कैटेलाइज करे, जैसे कि हमारा इनिशिएशन कैसे करें, इलोंगेशन कैसे करें, एंड टर्मिनेशन कैसे करें। तो जो आरएनए के पॉलीमरेज जो होती है वो कैपेबल होती है कि वो कैटेगराइज कर पाए आपके प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन को, मतलब कि ये आपके एसोसिएटेड होती है बिल्कुल भी ट्रांजिटली जो आपके इनिशिएशन फैक्टर जो सिग्मा होती है और टर्मिनेशन फैक्टर जो आपके रो से डिनोट करते हैं, मतलब इनिशिएट करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को रिस्पेक्टिवली ये प्रेजेंट होती है। तो ये जो एसोसिएशन होते हैं इस फैक्टर्स के साथ, ये क्या करते हैं, अल्टर करते हैं स्पेसिफिसिटी को आपके आरएनए पॉलीमरेज को, और देन उसको या तो आइदर इनिशिएट करते हैं या फिर टर्मिनेट करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में देखते हैं ना, तो जो हमारे एमआरएनए होते हैं वो उनको कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है ऐसी प्रोसेसिंग ताकि वो एक्टिव हो पाए, और साथ ही उसके साथ उनको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी टेक प्लेस होता है सेम कंपार्टमेंट में। तो वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होती है साइटोसोल और न्यूक्लियस की बैक्टीरिया में। लेकिन बहुत टाइम्स क्या होता है, मैनी टाइम्स जो ट्रांसलेशन होती है वो आपके एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब हो उससे पहले ही बनना शुरू हो जाती है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी कैसा होना चाहिए, कपल्ड होना चाहिए हमारे बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम 2 एडिशनल एक कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे। पहला है कि अगर मान लेते हैं एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज हमारे न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, हमारे एडिशनल हमारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो कि फाउंड होता है ऑर्गेनेल्स में, मतलब कि यहाँ पे क्लियर कट आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होती है वो क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब कर देते हैं आपके आरएनएस को, जो कि 28S 18S और 5.8S। जो उसके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड SN आरआरएनएस, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। और जो आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होते हैं वो ट्रांसक्राइब करती है किसको, प्रिकर्सर mRNA, और हमारे साथ ही है जो कि हेट्रोजेनस न्यूक्लियर HN आरएनए को भी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका ये कॉपी करती है सारे आपके एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को, फिर एक्सॉन इंट्रॉन इसे ही कॉपी करते चली जाती है। और जो टेलोमेरेज होता है, टेलोमेरेज जो होता है वो क्या करता है, एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है मॉलिक्यूल जो कि हमारा एंजाइमेटिक नेचर का होता है, और टेलोमर साइड पे ये टेलोमेर स्टेज में ये काम करता है। फिर एक सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसमें जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें आपके दोनों एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब कि ये सब्जेक्ट इस प्रोसेस को क्या बोलता है, स्प्लाइसिंग। और यहाँ पे जो इंट्रॉन्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक डिफाइंड ऑर्डर में। और HN आरएनए में, मतलब जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए था वो फिर क्या करती है, एडिशनल प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, जिसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं और टेलिंग बोलते हैं। कैपिंग में क्या होता है, तो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होती है जो कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं 5 एंड ऑफ HN आरएनए में। और टेलिंग में क्या होती है, जो एडाइनिलेट रेसिड्यूज बच जाते हैं 200 to 300, वो क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं 3 एंड इन अ टेम्पलेट में एक इंडिपेंडेंट मैनर में। ये फुल्ली प्रोसेस करते हैं HN आरएनए का, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, mRNA, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाती है आउट ऑफ द न्यूक्लियस हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस की। इसका जो सिग्निफिकेंस जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको देखने को मिलता है ये बिगनिंग में समझ सकते हो, लेकिन जैसे ही स्प्लिट जीन जब अरेंज कर जाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना एक एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम से उसको देखना पड़ता है। तो जो प्रोसेस ऑफ इंट्रॉन्स जो होते हैं वो एंटीक्विटी ही रहता है, और जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग जो होते हैं वो डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आरएनए वर्ल्ड को। और रिसेंट टाइम्स में जो होता है अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस का, ये लिविंग सिस्टम में हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है,
So this is all about the process of transcription in यूकेरोट। तो इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, मतलब देयर आर लॉट टू रिमेंबर और समझना भी, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे। इवन माई बॉटनी इज़ नॉट टू गुड, मेरी बॉटनी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे साथ भी बॉटनी के साथ ही प्रॉब्लम है। वाई टू लाई, आई हैव दैट, मतलब मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी एक्चुअली। सो ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, जो नहीं अगर समझ में आता है तो आई विल गिव यू द पर्सनल, आप 1-to-1 मुझसे इंटरेक्ट कर लेना, डोंट हैव प्रॉब्लम। आप मुझे मेल करोगे, आई विल कॉन्टैक्ट टू यू। सो क्वेश्चंस लगाओ, जब जितना क्वेश्चंस लगाओगे देन यू विल रिमेंबर कि हाँ आपने कुछ सीखा नहीं सीखा। रीड इट वंस, इसको अच्छे से पढ़ो एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय, ऑल द बेस्ट।